नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य नितिन भिसे पुणे से। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि इस चैनल पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेद की उन रोचक चीज़ों को आपके सामने रखते हैं जो आपको शायद पता है लेकिन कहाँ पे है पता नहीं है, और उसका उपयोग क्या है ये भी नहीं पता है। ऐसे अनेकों रोचक कहानियों को या तथ्यों को हम आपके सामने इस चैनल में रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे, क्या आयुर्वेद में मैदा लिखा हुआ है? जी हाँ, मैं वही बात करता हूँ जो आपको बहुत सारे वैद्य जो है वो कहते होंगे कि आपको मैदा नहीं खाना चाहिए। उसके भी कुछ कारण हैं, लेकिन क्या आयुर्वेद में मैदा लिखा हुआ है या उससे मिलता जुलता कोई ऐसी चीज़ जो मैदा ही हो, लेकिन अभी उसका प्रचलन न होकर जो अभी हमारे सामने मैदा है हम उसको खाते हैं और उसके दुष्परिणाम भी देखते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे कि आयुर्वेद में मैदा है। तो आपको बता देता हूँ, भाव प्रकाश संहिता में कृतान्न वर्ग में समिता नाम का एक द्रव्य लिखा है। जी याद रखिए, समिता। ये समिता को कुछ वैद्य मैदा कहते हैं। आचार्य चुनेकर जी ने इसका भाषांतर मैदा ही किया है, जो आप वहाँ पे देख सकते हैं, जो भाव प्रकाश के हिंदी टीकाकार भी है और भाषांतरकार भी है। तो चुनेकर शास्त्री जी इसे सीधा सीधा मैदा कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम पहले जान लेते हैं। तो मैदा और गेहूं का आटा, इसमें फ़र्क क्या है पहले ये जान लीजिए। तो गेहूं का जो आटा होता है, या इसे हम होल व्हीट फ्लावर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उसका जो ऊपरी आवरण है वो, और अंदर का जो चीज़ें हैं उसको पूर्णतः ग्राह्य किया जाता है, और इसे हम होल व्हीट कहते हैं। इसी से जो बनता है इसको ब्राउन रोटी या गेहूं की रोटी ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे तो इसमें से जो बाहरी शेल है या कवच है वो निकल जाएगा, अंदर के जो अंकुर वगैरह भी होते हैं वो भी निकल जाएंगे, और जो बीच का जो महीन हिस्सा है जो पीसा जाता है वो हमारे खाने में आता है, और उसे हम मैदा कहते हैं। मतलब फिल्टर्ड व्हीट फ्लावर जो है, यानी छना हुआ गेहूं का आटा जो है, उसे हम सामान्य भाषा में मैदा कहते हैं। लेकिन आजकल जो हम देखते हैं वो मैदा बनाने की पद्धति में कुछ मिक्स किया जाता है, और उसका जो शुद्धता है वो हमें नहीं मिलती है, और इसमें सिर्फ स्टार्च होता है जो कि डाइजेशन में बहुत ही तकलीफ़ वाला होता है। इसलिए वैद्यगण इसको ना खाने के लिए कहते हैं। लेकिन इस समिता के बारे में हम अगर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैदा ही है, लेकिन ये बनाने की पद्धति जो है वो बहुत विशेष है। समिता में क्या किया जाता है, याद रखिए, इसमें सफ़ेद गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद गेहूं हमारे बहुत ज़माने से हम इसको उगाते आए हैं। आजकल ये तो आधुनिक तंत्रज्ञान से थोड़ा सा हाइब्रिड करके भी बनाया जाता है, लेकिन जो परंपरागत बनाया गया सफ़ेद गेहूं है इसको लिया जाता है। ये थोड़ा सा आपका जो लाल गेहूं है इससे थोड़ा सा हल्के रंग का होता है, इसलिए इसको सफ़ेद गेहूं कहा जाता है। संस्कृत में इसको गोधुमा धवला, ऐसा धवला गोधुम मतलब सफ़ेद गेहूं ऐसा लिखा गया है। तो ऐसा गेहूं लेना है, इसको इसमें थोड़ा घी मिला देना है। तो जिसे लेंगे उसमें थोड़ा सा घी उसको लगा दिया जाता है, और फिर ओखले में इसको कूटा जाता है। यानी कि बहुत बड़ी एक यंत्रणा होती है जिसमें कूट कर इस गेहूं को
दरदरा या बारीक किया जाता है। तो ऐसा करने के बाद उस गेहूं को, जिसको हमने पहले घी मिलाया, फिर ओखले में उसको कूटा और फिर उसको सुखा दिया जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद वो सूख जाता है, तो उसको एक चक्की में, अभी हम जिसे आटा चक्की कहते हैं, उसमें महीन पीसा जाता है। पहले के इसमें जो जाता होता था उसमें इसको महीन पीसा जाता था। तो अभी हम जो आटा चक्की आती है उसमें हम उसको पीस सकते हैं। उसको अच्छी तरीके से अगर हम पीस लेंगे, महीन पीस लेना है, और फिर उसको छलनी से या महीन कपड़ा लेके उसमें से उसको फिल्टर करेंगे या छान लेंगे, तो वो जो छना हुआ या फिल्टर किया हुआ गेहूं का आटा है उसको समीता कहते हैं, जो कि अभी के मैदा को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन पहले शायद ये ऐसे बनाया जाता था, और अभी इसमें बहुत सारे तत्वों को मिलाया जाता है, कुछ केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, तो इस वजह से इसकी गुण को हम कम आंकते हैं। लेकिन इस तरीके से जो बनाया है, जो मैंने आपको कहा कि घी डालना, फिर कूटना, फिर सुखाना, फिर छलना, पीसना, और फिर उसको छान के महीन ऐसा जो सफ़ेद का रंग का हमें गेहूं का आटा मिलता है, उसको समीता कहा जाता है। और ये ग्रंथकार के दृष्टि से लघु भी है और बृहण भी करता है। देखिए देखिए, इसमें क्या है कि आयुर्वेद में कुछ तत्व होते हैं जो कि बहुत गुरु होते हैं, मतलब डाइजेस्ट करने के लिए बहुत तकलीफ देते हैं। तो वो जो शेल है वगैरह वो निकाल देने से आयुर्वेद के हिसाब से ये लघु हो जाता है। लेकिन फिर भी इसकी जो ब्रूहण करने की क्षमता है, मतलब शरीर को बढ़ाने की या उसको पोषण करने की क्षमता है, वो अच्छी रहती है। तो ये हल्का भी है और शरीर को पोषण भी देता है, ऐसा वर्णन ग्रंथकारों ने किया है। इसी को आगे जाके उन्होंने मंडिका बनाने का या पोलिका बनाने का वर्णन किया है। मंडिका, जिसको आजकल हम रुमाली रोटी कह सकते हैं, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से गूंद कर हाथों से फैलाकर उल्टे मटके पे इसको सेका जाता है, जैसे कि रुमाली रोटी को सेका जाता है। तो इसको बनाने की पद्धति भी भाव प्रकाश में वर्णित है। और पोलिका, जिसको हम मैदे की रोटी कहते हैं, ये बनाने की पद्धति जो अभी प्रचलित है वैसे ही बनाई जाती है, और ये भी पौष्टिक है, और मतलब लघु और बृहण करने वाली है, और त्रिदोष नाशक है, ऐसा वर्णन ग्रंथकारों ने किया है। तो ऐसा बहुत ही गुणकारी समीता का वर्णन किया गया है। इसी से फिर सेवइयाँ बनाना, इसी से फिर अलग अलग चीज़ें बनाना जो कि आजकल मैदे से बन जाती है, उन्हीं के लिए समीता का उपयोग पूर्व हमारे जो पूर्वज थे वो करते थे। और अभी क्या है, जो अभी के ज़माने में जैसे ब्रेड बनाया जाता है या केक बनाए जाते हैं या अलग अलग मैदे की चीज़ें बनाई जाती है, तो हो सकता है कि अगर हम समीता का उपयोग इन ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, जैसे अभी की कंपनियां हैं, उन्होंने ये जो नई मैदे बनाने की जो पद्धति है, वो पुरानी पद्धति को अगर अपनाते हैं तो वो ज़्यादा गुणकारी होंगे। मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस तरीके से अगर कोई मैदा बनाता है या समीता बनाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रुचिकर है, वो पोषण देने वाला है, शरीर के लिए हल्का है, और फिर भी उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू है। हम जो बाकी की बातें करते हैं वो चीज़ें इसमें शायद गुम हो जाएगी, जिसको हम शेल या उसका जो फाइबर है वो नहीं होगा इसमें। लेकिन हाँ, इसके जो बाकी के गुण हैं वो मिल जाएंगे, और जो अभी के जो मैदा बनाने की पद्धति है उसके जो दुर्गुण है वो निकल जाएंगे, और एक अच्छा खासा पर्याय बन सकता है। हाँ, ये घर में भी आप बना सकते हैं। मैंने आपको कहा इस तरीके से अभी आप कुछ एक आध किलो भी बना के उसके ये रोटियां वगैरह बना देंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये पूर्व के जो समीता है उसके गुण कहीं ज़्यादा अच्छे हैं।
हालांकि गेहूं की रोटी ये गुरु बताई है, मतलब पचने में बहुत हेवी है, कफकर है, ऐसा वर्णन है। लेकिन समिता उससे लघु है ऐसा बताया गया है। अगर हम कंपेयर करें तो समिता ज़्यादा अच्छी है, ऐसे ग्रंथकारों का कहना है, जिसको हम पुराने वक्त का मैदा भी कह सकते हैं। मैं आपको रेफरेंस, आपने देखे होंगे तो ये रेफरेंस आप देख लीजिए और इसे ज़रूर बनाइए। यही आयुर्वेद में विशेष करके दिया हुआ है और इससे अनेकों चीज़ों को बनाने की विधि बताई है। तो ये है समिता, जिसे हम मैदा भी कह सकते हैं। तो ये आयुर्वेद में वर्णित है। हालांकि जैसे आजकल वह मैदा बनता है वैसा वो नहीं है, लेकिन हाँ, ये फिल्टर्ड व्हीट फ्लावर ही है। और होल व्हीट फ्लावर का वर्णन तो आपको जगह जगह पे प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन मैदे का इतना अच्छा उपयोग वर्णन आयुर्वेद में वर्णित है, जिसे समिता कहा जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये रोचक जानकारी बहुत ही ज़्यादा रोचक और नई भी लगी होगी। बहुत ही लोगों को नहीं पता है। इस पे हमारा डिबेट भी हुआ था कि क्या ये मैदा है या नहीं है। कुछ वैद्यों का कहना है कि नहीं, ये मैदा नहीं है। भाषांतरकारों ने शायद इसको गलती से लिख दिया होगा। मान्य है, सब कुछ मान्य है, ये गलती से लिखा भी होगा, लेकिन ये फिल्टर्ड व्हीट फ्लावर है, मतलब छना हुआ गेहूं का आटा है। ये सफ़ेद है और इससे रोटियां बनाई जाती है, पोलिका बनाई जाती है, इनका वर्णन है। सेवइयां बनाई जाती है, इनका वर्णन है। हालांकि ये मैदा है या नहीं इसमें न पड़ते हुए समिता का उपयोग हम आहार में बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं आगे जाके कहूँगा आप मैदा खाना छोड़ दीजिए और समिता खाना चालू कर दीजिए। ये बहुत ही पौष्टिक, रोचक है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और इसका वर्णन ग्रंथकारों ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। हाँ, आपको शायद ये जानकारी अच्छी लगे है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही रोचक और बेहतरीन आयुर्वेद की का तथ्यों को हम आगे आपको बताते रहेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।